नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस में लेसन नंबर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। टॉपिक इज़ अफ़गानिस्तान क्राइसिस। तो सबसे पहले हमें जो अफ़गानिस्तान जो शब्द है उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अफ़गानिस्तान इज़ ए अरबिक वर्ड। अफ़गानिस्तान है वो अरबिक भाषा से लिया गया शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, अफ़गान प्लस अस्तान। अफ़गान मीन्स पश्तून एंड अस्तान मीन लैंड। तो इस तरीके से जो अफ़गानिस्तान है उसका मीनिंग हुआ लैंड ऑफ पश्तून। मीन्स अफ़गानिस्तान मीन्स लैंड ऑफ पश्तून, पश्तूनों की भूमि। अब देखिए, अफ़गानिस्तान जो है उसके अगर एथनिक कंपोजिशन की बात करें या फिर बात करें कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन कैसी है, किस किस कंट्री ने इसको चारों ओर से घेरा हुआ है, तो नेक्स्ट मैप आप देख पा रहे होंगे। इफ़ वी ऑब्जर्व द पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ़गानिस्तान, तो आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के चारों ओर मीन्स ऑल साइड ऑफ द अफ़गानिस्तान लैंड इज़ देयर। किसी भी साइड से कहीं भी कोई भी ओशन नहीं है, कोई भी समुद्र नहीं है। सो अफ़गानिस्तान है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ है बाय द डिफरेंट कंट्रीज़। अफ़गानिस्तान को चारों साइड से उसकी बाउंड्री को लॉक किया गया है। वन साइड इज़ पाकिस्तान, एक साइड इंडिया है, और इंडिया के साथ यहाँ पे नियर अबाउट 30 किलोमीटर की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो अफ़गानिस्तान के साथ हम शेयर करते हैं, दैट इज़ नोन एज डुरैंड लाइन। इसके साथ साथ यहाँ पे तजाकिस्तान है, फिर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इराक। तो नियर अबाउट 6 कंट्रीज़ हैं जो अफ़गानिस्तान को चारों ओर से घेरे हुए हैं। किसी भी साइड अफ़गानिस्तान के वाटर रिसोर्सेज नहीं है, मींस टोटली बाय द लैंड उसे लॉक किया गया है पूरा का पूरा। यानी किसी भी साइड ऐसी साइड नहीं है जहां ओपन स्पेस हो या कोई ओशनिक बॉडी हो। मींस बाय द ऑल साइड जो अफ़गानिस्तान है वो लैंड के द्वारा क्या किया गया है, लॉक किया गया है। नाउ वी टॉक अबाउट द फिजियोग्राफिक लोकेशन ऑफ अफ़गानिस्तान। अगर आप अफ़गानिस्तान को ऑब्ज़र्व करेंगे तो देखिए उसके अंदर ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, इस अगर पूरे पार्ट की मैं बात करूं तो दिस फुल पार्ट इज़ कवर्ड बाय द माउंटेन, हिंदुकुश माउंटेन है। और कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान का जो 2/3 एरिया है वो माउंटेन एरिया है। सो इनके अगर लैंड एरियाज़ की बात करें तो यही सिर्फ पार्ट है जो लैंड एरियाज़ है। और सो इनके अंदर रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है ड्यू टू द लैक ऑफ द रिसोर्सेज। यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ पे दूसरी चीज़ें हैं वो बहुत कम हैं, मिनरल रिसोर्सेज की कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। तो जो भी रूलर्स यहाँ आया वो अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट कर ही नहीं पाया, या डेवलपमेंट करने की उसने कोशिश की बट वो कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है। अब नाउ वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान की अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो नियर अबाउट 38 करोड़ पॉपुलेशन इज़ देयर। ठीक है। डुरैंड लाइन इंडिया के साथ स्ट्रेच होती है, ये जो पार्ट है नियर अबाउट 30 किलोमीटर की लाइन है। और अफ़गानिस्तान कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ है। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के लिए कुछ और शब्द यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ ग्रेवयार्ड्स ऑफ रूलर्स। मीन्स ग्रेवयार्ड ऑफ रूलर्स का मीनिंग है कि जो भी राजा यहाँ पे या जो भी शासक यहाँ पे राज करने आया वो या तो ख़त्म हो गया, या उसे मार दिया गया, या वो खुद छोड़कर चला गया। क्योंकि अफ़गानिस्तान के एरिया में कोई भी राजा, कोई भी शासक, कोई भी रूलर्स अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाया, अपने आप को डेवलप नहीं कर पाया। नाउ वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अफ़गानिस्तान।
अगर हम अब पाकिस्तान के आसपास के एरिया की बात करें या इस पार्ट की बात करें, तो यहाँ की जो बाउंड्रीज है उसको ना तो अफ़गानिस्तान मानता है पूरे तरीके से और ना पाकिस्तान मानता है। तो दोनों जो साइड के लोग हैं वो हमेशा बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते रहते हैं। सो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट है। बट अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें अफ़गानिस्तान की, तो ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी 18वीं सदी की अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान के एरिया में होतक और दुर्रानी जो शासक थे उनका राज था। होतक एंड दुर्रानी एम्पायर जो था, ठीक है। इसके साथ साथ अगर फाउंडर की बात करें, फाउंडर ऑफ द अफ़गानिस्तान दैट इज़ मोहम्मद शाह अब्दाली। मोहम्मद शाह जो अब्दाली थे या अहमद शाह अब्दाली, सॉरी अहमद शाह अब्दाली थे, उनको रूलर्स माना जाता है, मेन फाउंडर माना जाता है अफ़गानिस्तान का। इसके साथ साथ देखिए, अगर अफ़गानिस्तान की अगर मैं सिचुएशन की बात करूं या इसके लोकेशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये एक बफर स्टेट की तरह काम करता है। बिकॉज अगर हम बात करें कोल्ड वॉर के दौरान, तो अगर रशिया इसके ऊपर अटैक करना चाहता है इंडिया के ऊपर या किसी भी पार्ट में, ठीक है, कोल्ड वॉर से अगर पहले की बात करें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर और ब्रिटेन के बीच डायरेक्ट दुश्मनी थी और इंडिया में रूल जो था वो ब्रिटिशर का था। तो अगर रशिया इंडिया में अटैक करना चाहता है, इस हिस्से से वो आना चाहता है, तो अफ़गानिस्तान एज ए बफर स्टेट उनके बीच में पड़ता था। सो एज ए रिज़ल्ट जो ग्रेट गेम चल रही थी यूएसएसआर और ब्रिटेन के बीच, उसमें अफ़गानिस्तान ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया। बिकॉज़ अगर अफ़गानिस्तान नहीं होता तो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान को क्रॉस करके डायरेक्ट जो रशिया था वो पाकिस्तान के हिस्से पे इंडियन जो टेरिटरी है उसके ऊपर अटैक करता। तो बट ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज़ एज ए जो बफर स्टेट है उसकी तरह काम किया। किसने? अफ़गानिस्तान ने। अब देखिए, अफ़गानिस्तान की अगर हम इस बाउंड्री की बात करें, दिस बाउंड्री इज़ नोन एज डूरैंड लाइन, ठीक है। इसे बनाया गया कब? 1893 के अंदर, 1893 में इसे बनाया गया। और जब 1893 में इसे बनाया गया तो बाद में धीरे धीरे बाय दी पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड बाय दी अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट, दोनों ने ही इसे रिकॉग्नाइज़ करने से मना कर दिया, दोनों ने ही इसे मानने से मना कर दिया। बट जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में कहीं ना कहीं इस बाउंड्री को लेकर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और भारत और अफ़गानिस्तान में भी जो 30 किलोमीटर का जो एरिया मैंने बताया उसको लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुई। तो हम बहुत ज़्यादा इसकी हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज़ हमें प्रेजेंट जो सिनेरियो है, प्रेजेंट जो टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें अफ़गानिस्तान को पढ़ना है और वही कम्प्लीटली हमारे सिलेबस में है। तो जो अफ़गानिस्तान है उसे हम 3 पॉइंट्स में डिफ़ाइन करेंगे। मैंने अपने चीज़ों को इजी रखने के लिए या आप लोगों को सही अच्छे से समझ में आए इसके लिए जो हम अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे वो टोटल 3 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ सोवियत इन्वेंशन 1979 से लेकर 1989, यानी इन 10 सालों में सोवियत जो रसिया था उसने क्या कुछ किया। इसके बाद में सिविल वॉर की अगर बात करेंगे 1989 से 96 तक की बात करेंगे कि इन सालों में ड्यूरिंग दैट टाइम उसके इंटरनल एरिया में पावर्स को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स रही उसको हम रीड करेंगे। और लास्ट वन इज़ अफ़गान वॉर आफ्टर द 2001 कि 2001 के बाद में अफ़गानिस्तान में क्या क्या चीज़ें रही। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आगे की जो वीडियोस है उसको हम और ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उनको दोबारा से अगर देखें तो लोकेशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्रीज़। मैंने बताया था कि अफ़गानिस्तान है वो टोटली लैंड लॉक्ड है बाय दी 6 कंट्रीज़, उसे कम्प्लीटली चारों तरफ से लॉक किया गया है एट द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट, सेंटर एंड द साउथर्न एशिया। कि अगर इसके देखें तो वेस्टर्न साइड में, सेंट्रल एंड साउथर्न एरियाज़ में कहीं ना कहीं एशियन कंट्रीज़ पड़ते हैं। ओनली 12
परसेंट लैंड इज़ अवेलेबल, यानी बाकी का पूरा जो एरिया है वो कहीं ना कहीं माउंटेनियस है और सिर्फ लैंड का एरिया है सिर्फ 12% ही ऐसा है जहाँ पे एग्रीकल्चर की जा सकती है, जो फ्लैट लैंड है। इसके अलावा एथनिक कंपोजिशन की बात करें, पश्तून 42%, ताजिक 20%, उज़्बेक एंड हज़ारा 99%, बाकी का मैंने आपको बता दिया था। फाउंडर की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली। बॉर्डर बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान, डुरैंड लाइन फॉर्म्ड इन 1893। जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था तो उस समय अफ़गानिस्तान और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री जो बनाई गई उसे डुरैंड लाइन के नाम से जाना गया। मॉडर्न अफ़गानिस्तान हैज़ 3 मेजर वॉर, कि अगर मॉडर्न हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो 3 जो मेजर जो वॉर थे वो हमने देखे। फर्स्ट वन इज़ सोवियत इन्वेंशन, जो यूएसएसआर था उसने कोल्ड वॉर के दौरान अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया, जो कि 1979 से लेकर 1989 तक था। फिर अफ़गान सिविल वॉर, अफ़गानिस्तान के इंटरनल एरियाज़ में ही पावर को लेकर जो प्रॉब्लम रही उनकी अगर बात करें तो 1989 से 1996 तक अफ़गान वॉर की बात करें, यानी आतंकवाद के अगेंस्ट जो बातें हुई वो 2001 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक यानी 2020 तक भी हम उन्हें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट आप यहाँ अगर देखेंगे तो सोवियत इन्वेंशन की बात करें, बैकग्राउंड, इन अप्रैल 1978 द गवर्नमेंट ऑफ द दाऊद खान वाज ओवरथ्रोन इन ए कूप। अब देखिए होता क्या है कि 1978 में जो दाऊद खान थे उनकी गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है, बिकॉज दाऊद खान की जो गवर्नमेंट थी उसको कहीं ना कहीं यूएसए प्रमोट कर रहा था, और इसको जो हटाने वाली जो गवर्नमेंट थी आफ्टर हिज पावर कम इन द हैंड्स ऑफ द लेफ्टिस्ट पार्टी, जो द लेफ्टिस्ट पार्टी है वो बाद में पावर में आ जाती है, और लेफ्टिस्ट पार्टी है वो है पीडीपीए मीन्स पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। द न्यू गवर्नमेंट विद सोवियत बैकिंग introduced land and social reforms which were highly influenced by the largely Muslim and the anti-communist population। अब देखिए जो पीडीपीए पार्टी है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है उसको रसिया, और ये टाइम था कोल्ड वॉर का, तो कहीं ना कहीं रशिया के अकॉर्डिंग इसने पार्टी ने रिफॉर्म्स किए, चाहे हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करें, चाहे हम रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें भी हुई। But followed was the call of jihad in which mujahideen, both rurals and the urbans, participated in large numbers backed by US। अब देखिए जो यूएसएसआर के रीज़न बीइंग यहाँ पे सारी चीज़ें क्या की गई, यहाँ चेंज करने की बात हुई। जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, लोगों को जब बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होने लगी पीडीपीए पार्टी से, तो लोगों ने अगेंस्ट होना शुरू कर दिया पार्टी के, और इसके लिए सिर्फ गांव नहीं शहरों में भी इसके अगेंस्ट हुए लोग। सो यहाँ के लोगों ने धर्म को लेकर जो वॉर शुरू किया वो जिहाद कहलाया, और कहीं ना कहीं जो मुजाहिदीन थे वो इस बात के अगेंस्ट थे। ठीक है, अब देखिए अब हुआ क्या कि 1978 में डायरेक्ट यहाँ की पीडीपीए जो पार्टी थी उसके बीच और यहाँ के कॉमन पीपल के बीच जो क्लैश था वो शुरू हो गया था, और इसी क्लैश के रीज़न बीइंग यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री करनी पड़ी यूएसएसआर को, बिकॉज़ यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी लोगों के ऊपर, बिकॉज़ लोग थे वो लगातार सरकार के जो ऑफिस थे, सरकार की जो पुलिस थी, सरकार के जो सोल्जर थे उनको मार रहे थे, उनके बीच लगातार हिंसक जो घटनाएं थी, वॉयलेशन था वो बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर को डायरेक्ट एंट्री करनी पड़ी। सो दीज ऑफस्प्रिंग अलोंग्स विद इनफाइटिंग्स एंड कूप विदिंग द गवर्नमेंट prompted the Soviet to invade the country on the night of 24th of December 1979। अब देखिए होता क्या है कि जब अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो जब कंट्रोल नहीं कर पाती तो यहाँ यूएसएसआर को एंट्री करनी पड़ती है, और यूएसएसआर एंट्री करता है 24 ऑफ दिसंबर 1979 की। अब यहाँ जो पिक्चर दी गई है ये वो बहुत ही पॉपुलर पिक्चर है, जब यूएसएसआर की आर्मी एक पुल पार करते हुए दिखाई गई है,
और इसमें डायरेक्ट इंडिकेशन दिया गया है कि वो किस तरीके से अफ़गानिस्तान में अटैक करने वाली है। तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर जो है वो अटैक करता है 1979 में, कहाँ, यूएसएसआर में अपने सिचुएशन को अपने फेवर में करने के लिए। अब देखिए आगे होता क्या है। विद नियरली इतनी ट्रूप्स के साथ सोवियत कंट्रोल्ड ऑल मेजर सिटीज टाउन्स while the Mujahideen spread throughout the country and involved Soviet with guerrillas tactics and huge support from US, Saudi Arabia, Pakistan, China, various worldwide, and groups like Taliban and Al-Qaeda emerged in 1980s. With US provide weapons and support from Pakistan, ISI, the war was drawn to a bloody statement. अब देखिए होता क्या है कि यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या में यूएसएसआर अपनी आर्मी को सेटल करता है, और मेजरली क्या है कि यहाँ जो भी मुजाहिदीन होते हैं, चाहे वो सिटीज़ में थे, चाहे वो स्टेट में थे, चाहे वो विलेजेस एरिया में थे, सब एरियाज़ उनसे छुड़ा लिया जाता है। यानी अब मुजाहिदीन जो थे उनको वहाँ पे जो सिटीज़ है उनके कब्ज़े से छुड़वा लिया जाता है। इसके बाद देखिए होता क्या है कि जो मुजाहिदीन हैं वो विलेजेस में गुरिल्ला वॉर कर रहे होते हैं। सो कहीं ना कहीं जो मुजाहिदीन हैं उनको सपोर्ट मिल रही होती है यूएसए से, सऊदी अरेबिया से, पाकिस्तान से, चाइना से, और इसके अलावा कुछ दूसरे जो ग्रुप थे वो भी इस टाइम राइज हो जाते हैं, लाइक तालिबान और अल-कायदा। 1980 का ये दौर था जब अफ़गानिस्तान के ऊपर यूएसएसआर अटैक करता है। बहुत लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम चलती रहती है लगातार, बट यूएसएसआर की जो आर्मी है वो कम्प्लीटली फेल होती है अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने में, बिकॉज़ जो मुजाहिदीन के जो लोग होते हैं जो जिहाद को लेकर लड़ रहे होते हैं वो सिटीज़ को तो छोड़ देते हैं, बट विलेजेस के एरिया में वो मूव कर जाते हैं, और विलेजेस के एरिया में वो छुप कर सरकार के जो ऑफिसर्स होते हैं, सरकार की जो आर्मी होती है उनके ऊपर अटैक करते हैं। सोवियत विड्रॉल। अब देखिए कोल्ड वॉर का टाइम था, और ड्यूरिंग द 1980 के आसपास जो सोवियत यूनियन था वो बहुत सारी इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ती है। तो उसका बहुत बड़ा पैसा, एक बहुत बड़ी अमाउंट खर्च हो जाती है अफ़गानिस्तान को लेकर। अब देखिए सोवियत विड्रॉल। मिखाइल गोर्बाचेव बिकम प्रेसिडेंट इन 1985। 1985 में यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बनते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। एज ए पार्ट ऑफ हिज रिफॉर्म्स ही अनाउंस द ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ द सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम द अफ़गानिस्तान। अब देखिए जैसे ही वो अफ़गानिस्तान के लिए पॉलिसी बनाते हैं तो उनमें रिफॉर्म्स करने की बात करते हैं, लिबरलिज्म की बात करते हैं, अपनी पॉलिसी को सॉफ्ट करने की बात करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। और वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो आर्मी सेटल की गई है बाय दी यूएसएसआर उसे वो जल्दी ही क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। अब इन 1986 द सोवियत बिक्ट गवर्नमेंट लेड बाय दी मोहम्मद नजीबुल्लाह कम टू पावर। अब 1986 में होता क्या है कि मोहम्मद जो नजीबुल्लाह है वो पावर में आ जाते हैं। बाय 1989 ऑल सोवियत ट्रूप्स लेफ्ट फ्रॉम द कंट्री। अब देखिए सोवियत यूनियन है उसकी सिचुएशन है बहुत ख़राब हो चुकी होती है। सो वो क्या करता है, अपनी जो आर्मी है उसे विड्रॉ कर लेता है अफ़गानिस्तान से। तो इस तरीके से जो पहला फेज़ है वो ख़त्म होता है कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान है वो अटैक करता है और किस तरीके से वो अपनी आर्मी को वापस कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है। अब देखिए उसके बाद होता क्या है, जब अफ़गानिस्तान यहाँ से चला जाता है तो उसके बाद में पूरा का पूरा जो अफ़गानिस्तान है वो पावर्स को लेकर क्या होता है, डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ये जो पार्ट मैंने जो ड्रॉ किया है ये पूरा का पूरा तालिबान एरिया बन जाता है। इसके साथ साथ ये जो एरिया है ये दोस्तम का एरिया बन जाता है, और दूसरे जो कुछ एरियाज़ हैं मीन्स कि पूरा का पूरा जो अफ़गानिस्तान है वो ग्रुप्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और इसी रीज़न बिंग देखिए होता ये है कि
अलग अलग हिस्से में अलग अलग रूलर्स जो हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो पावर को लेकर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई अफ़गानिस्तान में, उसे ही अफ़गानिस्तान का सिविल वॉर कहा जाता है, दैट इज़ 1989 टू 96। ठीक है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड इन 1991 एंड द नेक्स्ट ईयर सोवियत ब्लॉक निज़ामुल्लाह गवर्नमेंट विच लैक्ड इन पॉपुलर सपोर्ट आल्सो फेल। अब देखिए होता क्या है कि 1991 में जब यूएसएसआर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, तो इसके बाद होता क्या है कि नजीबुल्लाह है, उनकी गवर्नमेंट गिर जाती है, और उनकी गवर्नमेंट गिरने के बाद जो मुजाहिदीन जो हैं वो गवर्नमेंट में आने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं बुरहानुद्दीन जो रब्बानी है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो मुजाहिदीन टुक ओवर द गवर्नमेंट एंड बुरहानुद्दीन रब्बानी बिकम प्रेसिडेंट। अब जो मुजाहिदीन है उनकी सरकार बन जाती है, रब्बानी प्रेसिडेंट बनते हैं। बट द फाइटिंग अमंगस द वर्ल्ड लॉर्ड्स कंटिन्यूड्स फॉर कॉपरेटिंग पावर्स, मीन्स पावर को लेकर जो अलग अलग कलर, मैंने ग्रीन कलर की अगर बात करें, यहाँ पे अगर रेड कलर की बात करें या येलो कलर की बात करें, तो अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, और वो पावर के लिए ग्रुप बनते हैं कि किस तरीके से हमें पावर चाहिए। और पावर के लिए अफ़गानिस्तान के इंटरनल एरियाज़ में क्राइसिस होना शुरू हो जाते हैं। जब क्राइसिस होना शुरू होते हैं तो प्रॉब्लम होती है, और इसी रीज़न बिंग होता ये है कि अहमद मसूद और दोस्तम दोनों के दोनों जो अपर पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट में अगर इस पार्ट की बात करें तो इसमें जो मोहम्मद मसूद होते हैं वो, और इसमें दोस्तम है, ये दोनों क्या करते थे, अलायंस कर लेते हैं, दोनों समझौता कर लेते हैं, और समझौता करके दोनों के दोनों मोर्चा ओपन कर देते हैं किसके अगेंस्ट, जो साउथ का जो हिस्सा है दैट इज़ तालिबान जो एरियाज़ हैं उसको लेकर। तो फाइनली दोनों इनके बीच पावर को लेकर टकराव होता है, और इसमें विजय प्राप्त करता है तालिबान एरिया। Taliban finally emerged as the largest and the most powerful with their base at Kandahar. ठीक है, by September 1996 they seized capital Kabul. Taliban declared Afghanistan as a Islamic state with Mullah Muhammad Umar as its head. अब देखिए होता क्या है कि 1996 तक आते आते जो तालिबान जो हैं वो क्या करते हैं, इस पूरे एरिया पे कंट्रोल कर लेते हैं, और यहाँ पे जो इनकी कैपिटल है काबुल, ठीक है, पूरे का पूरा उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो कंट्रोल है अब तालिबान के हाथ में आ जाता है, और तालिबान जो है वो अपना हेड डिक्लेयर करते हैं किसे, मुल्ला मोहम्मद उमर को। तो इस तरीके से ये कुछ 6 या 7 साल थे जब अफ़गानिस्तान का जो सिविल वॉर है वो चलता है, पावर को लेकर क्राइसिस होते हैं, और इस दौरान भी क्या होता है कि जो तालिबान है वो अपना रूल करते हैं। अब जनरली हम तालिबान अगर वर्ड की बात करें, तालिबान इज़ ए अरेबिक वर्ड, ठीक है। द वर्ड तालिबान कम फ्रॉम द तालिब मीनिंग स्टूडेंट इन अरेबिक, मीन्स तालिबान जो शब्द है वो तालिब से निकला है, और उसका जो मीनिंग होता है दैट इज़ स्टूडेंट इन अरेबिक। तालिबान इम्पोज स्ट्रिक्ट शरिया कोड। अब तालिबानी क्या करते हैं, अपना जो रूल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, लागू कर देते हैं स्ट्रिक्टली, और वो बिल्कुल ही अगेंस्ट होते हैं जो मूर्ति पूजा होती है। यहाँ पे आप फ़ोटोज़ देख रहे होंगे, तो जो भी लॉर्ड थे उनकी फ़ोटो को क्या कर दिया जाता है, बॉम्बिंग से उड़ा दिया जाता है। इसके साथ साथ जो फीमेल को लेकर राइट्स थे उनको लेकर बहुत ज़्यादा हार्ड रूल इम्पोज किए गए थे। देयर वर ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन एंड एब्सेंस ऑफ राइट्स और फ्रीडम्स फॉर वीमेन। फीमेल के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं थी। तालिबानी लोगों का ऐसा मानना था कि फ़ीमेल एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ घर में काम करे और बच्चे पैदा करे। अगर कोई भी फीमेल राइट्स की बात करती तो सरेआम उसे गोली मार दी जाती, उसका वीडियो शूट किया जाता, यूट्यूब और दूसरे कुछ जो मीडिया थे उनमें उसे पब्लिश कर दिया जाता, ताकि इस वीडियो को देखकर दूसरी जो महिलाएं हैं वो राइट्स को लेकर बात ना करें। दे वर स्पॉटेड एंड बैक्ड मिलिट्री बाय पाकिस्तान। अब देखिए कहीं ना कहीं जो तालिबान थी उनको सपोर्ट मिल रही थी पाकिस्तान से।
Taliban's give shelter to the Al-Qaeda terrorist groups. Its leaders were Osama bin Laden and Ayman al-Zawahiri. Their infamous acts included bombing of their US embassies in Africa, 1998 and 9/11 अटैक ऑन अमेरिका। अब देखिए तालिबान है वो लगभग 9 ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हैं, या उनके रीजन में लिखा गया है कि जो 9 रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना होगा। और उन्हीं में से एक रूल था कि आपका कोई भी अगर व्यक्ति है आप उसे शरण दे देते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको अपनी अंतिम सांसों तक लड़ना होगा। और इसी रीज़न बिंग देखिए उन्होंने क्या किया, ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ एज ए रिफ्यूज़ी उनको शरण दी, और शरण देने के बाद पूरा का पूरा चाहे तालिबान जो एरिया था वो डिस्ट्रॉय हो गया, बॉम्बिंग की गई यूएसए के द्वारा। इवन तक कि ओसामा बिन लादेन को लेकर क्या किया गया, यूएसए ने जो ऑपरेशन चलाई, चाहे ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच की बात करूँ, एंड्यूरिंग फ्रीडम की बात करूँ, वो ऑपरेशन जो चलाए गए आतंकवाद के ख़िलाफ़, चाहे ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच की बात करूं, तो उन सब चीज़ों के चलते अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बट अफ़गानिस्तान अपने जो 9 रूल्स थे उनको फॉलो करता रहा। अगर हम ओसामा बिन लादेन की बात करें या अलकायदा की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं यूएसए की जो राजदूत जो होते हैं, जहां उनकी बिल्डिंग होती है, जो यूएस एम्बेसी जो थी उनके ऊपर अटैक किया। कब? 1998 में। और इवन तक कि 9/11 की जो घटना है वो बहुत पॉपुलर रही, बिकॉज 9/11 को हुआ क्या कि बाय दी अलकायदा हेड ओसामा बिन लादेन के द्वारा यूएसए की कुछ जो एयरक्राफ्ट थी उनको हाईजैक किया गया, और उनमें से 4 जो एयरक्राफ्ट थी वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एक नॉर्थ बिल्डिंग पे और एक साउथ बिल्डिंग पे, और इसमें लगभग 3000 लोगों की जाने गई। इसके अलावा अगर बात करें तो एक जो एयरक्राफ्ट था वो यूएसए की जो डिफेंस जो हेडक्वार्टर था, दैट इज़ पेंटागन, ठीक है, उस पर गिरना था, बट उससे पहले ही उसे क्रैश कर दिया गया। और एक जो एयरक्राफ्ट था वो वाइट हाउस जो पार्लियामेंट ऑफ द यूएसए है उस पर गिरना था, तो उससे पहले पेंसिल्वेनिया थे उसके खेतों में उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो उसके रिस्पॉन्स में जो यूएसए था उसने क्या किया, ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच लॉन्च किया, और इसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ अलकायदा के ठिकाने थे उनके ऊपर बॉम्बिंग की गई। तो ऐसा सब कुछ किया गया बाय दी यूएसए। अब देखिए ये वो स्पीच है जब 9/11 होने के बाद में उनके प्रेसिडेंट के द्वारा दी गई, और किस तरीके से बोला गया कि हम ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच है वो लागू करेंगे। और इन्होंने ये तो यहाँ तक कहा था कि अगर कोई देश हमारे इस ऑपरेशन में यानी आतंकवाद के ख़िलाफ़ अगर कोई अमेरिका के साथ है तो वो उसका दोस्त है, और अगर कोई देश अमेरिका के साथ इस ऑपरेशन में नहीं है तो वो अमेरिका का दुश्मन है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ आतंकवाद के ख़िलाफ़, और यूएसए ने इसे स्टार्ट किया। तो ये था सेकंड फेज जो कि था अफ़गानिस्तान के इंटरनल एरियाज़ को लेकर। नेक्स्ट है वॉर अगेंस्ट टेरर, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 to 2014। अब देखिए जब ओसामा बिन लादेन को पनाह दी गई अफ़गानिस्तान में तो उसके रिस्पॉन्स में यूएसए ने अपना काम करना शुरू किया। उसने बॉम्बिंग करना शुरू की, मिसाइल बाय द एयरक्राफ्ट डिफरेंट एरियाज़ के अंदर अटैक किया गया। अब देखिए ऑन द डेट ऑफ 7th of October, less than 1 month after the 9/11 attack, US aided by UK, Canada, NATO alliances started military action against Taliban and Al-Qaeda। यानी 9/11 के जस्ट कुछ ही महीनों बाद या कुछ ही दिनों के बाद क्या किया गया, जो नाटो थे, यूके, कनाडा, इन सब की मिलिट्री ने कंबाइंडली एक ऑपरेशन चलाया, और जो ऑपरेशन चलाया गया दैट इज़ ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। टोटली ये ऑपरेशन टेरर के अगेंस्ट था, टेररिज्म के अगेंस्ट था। बाय दिसंबर 2001 तालिबान्स गवर्नमेंट फॉल डाउन एंड इट्स फाइटर्स स्टार्टेड गुरिल्ला वॉर फाइट्स विद ISAF, इंटरनेशनल सिक्योरिटी
असिस्टेंस फोर्स, हामिद करजई बिकम द प्रेसिडेंट। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जो सरकार होती है वो गिर जाती है तालिबान के अंदर, तालिबानी जो गवर्नमेंट होती है, और इसके बाद में हामिद करजई है वो यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। कहीं ना कहीं इंटरनल एरियाज़ में गुरिल्ला फाइट चल रही होती है पावर्स को लेकर, लोगों को लेकर। द तालिबान इंसर्जेंसी कंटिन्यूड्स फॉर मोर देन ए डिकेड्स इन विच तालिबान रेपेड्स मैनी सिटीज़ एंड टाउन। अब देखिए होता क्या है कि यूएसए जब अटैक करता है कि आपने जिन भी आतंकवादियों को छुपा कर रखा है, आप या तो उनको बाहर निकाल दें, अदरवाइज़ उनकी सिटी है, उनके जो शहर हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा बाय दी मिसाइल। बट देखिए जो उनके 9 रूल्स थे तालिबान के, उनमें से एक था किसी भी व्यक्ति को शरण देना, और जिसको भी उन्होंने शरण दे दी उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो कहीं तक भी जा सकते थे। इवन तक कि पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान डिस्ट्रॉय हो गया, पर उन्होंने यूएसए के सामने झुकना पसंद नहीं किया। अब देखिए लगातार यूएसए की आर्मी वहाँ है, लोग उनके साथ गुरिल्ला वॉर कर रहे हैं, फाइट हो रही है, लगातार वहाँ सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं यूएसए के द्वारा। तो तालिबान इंसर्जेंसी मंथ के लगभग अगले 10 सालों तक की अगर बात करें तो लगातार ऐसा होता रहता है। यूएसए की बहुत सारी फोर्सेस यहाँ पे मारी जाती है, तालिबान के बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। यूएस फोर्सेस किल्ड लादेन इन 2011 इन अबाटकाबाद पाकिस्तान एंड मुल्ला उमर वाज किल्ड इन 2013। अब देखिए यूएसए जो गवर्नमेंट है उन्हें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल होती है जब वो पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए ओसामा बिन लादेन को मई 2011 में मार देते हैं, और इसके बाद में मुल्ला उमर जो है उनको 2013 में मार दिया जाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ थी उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। विड्रोल ऑफ ट्रूप्स की बात करें कि अब देखिए धीरे धीरे जब आतंकवाद के जो लीडर्स थे उनको मार दिया गया तो यूएसए की आर्मी वहाँ पे थी। अब कहीं ना कहीं यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को लेकर और अफ़गानिस्तान में भी फंडामेंटल राइट्स को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुई। वहाँ के न्यूज़पेपर ने, मीडिया ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया यूएसए को। तो इन 2014 यूएस एंड द नाटो फोर्सेस were to staying in Afghanistan indefinitely, ended their combat missions, leaving the fight to Afghan armies। अब मीन्स कि 2014 तक आते आते कहीं ना कहीं यूएसए के अंदर भी इन बातों को लेकर रोष होना शुरू हो जाता है कि वहाँ से जो आर्मी है वो अनवांटेड है, उसे हटा लेना चाहिए। तो 2014 तक आते आते कहीं ना कहीं जो यूएसए है उसके मिशन पूरे हो जाते हैं और वो अपनी आर्मी को धीरे धीरे विड्रॉ करना शुरू करता है। उसके पीछे दूसरा एक रीज़न भी है कि 2400 यूएस सोल्जर, 1100 नाटो सोल्जर्स जो होते हैं वो इस ऑपरेशन में मारे जाते हैं। तो ऑन द अदर हैंड 43,000 सिविलियंस एंड 45 अफगान ट्रूप्स हैव बीन किल्ड। यानी इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के भी जो आर्मी है उसकी सिपाही नियर अबाउट 45,000 और लगभग 43,000 जो सिविलियन लोग होते हैं, आम नागरिक होते हैं, वो मारे जाते हैं। तो इसलिए भी यूएसए की आलोचना की जाती है कि वो अपनी जल्दी से अपनी जो आर्मी है वहाँ से विड्रॉ कर ले, उसे हटा ले। अशरफ गनी बिकम प्रेसिडेंट इन 2014। अबाउट 1400 यूएस ट्रूप्स एंड 14,000 US troops and 17,000 NATO troops are sustained in Afghanistan in a non-combat role, Operation Resolution या Operation Resolute Support। अब देखिए होता क्या है कि कम्प्लीटली अपनी आर्मी को रिमूव नहीं करता वहाँ से यूएसए। इसके अलावा वो लगभग 14,000 यूएस आर्मी और 17,000 नाटो आर्मी को वहाँ पे रख देता है ताकि वहाँ क्या है जो भी टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ है उन पे कंट्रोल पाया जा सके। कहीं ना कहीं जो अशरफ गनी जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो उसके बाद में सिचुएशन है वो थोड़ी अंडर कंट्रोल हो जाती है। कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो यूएसए के फेवर में हो जाती है। अब देखते हैं अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें कि वह क्या है। डिस्पाइट द हैवी यूएस प्रेजेंस, तालिबान नाउ कंट्रोल्स मोर अफगान टेरिटरी देन एट द पॉइंट्स इन 2001 and had been carrying almost a daily attack on militants outputs. The process reached some settlements began in 2018 in February
2020, the US and the Taliban sign an agreement to set a path to peace after more than 18 years of war. कि लगभग 20 सालों का जो वॉर है वो टाइम चल रहा होता है 2001 से अगर बात करें तो उसके बाद में 2018 तक आकर लगभग पीस को लेकर एग्रीमेंट करने की कोशिश की जाती है, बातचीत की जाती है यूएसए और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के बीच, और फाइनली कहीं ना कहीं वो इस एग्रीमेंट पे साइन करते हैं 2020 तक आते आते था। एग्रीमेंट इंक्लूडेड सिग्निफिकेंट withdrawal of the US from Afghanistan and guarantee that Taliban will not provide safe havens to the terrorist। मीन्स एक रूल्स को फॉलो किया जाता है। यूएसए इस बात के लिए एग्री हो जाता है कि वो अपनी आर्मी को कम्प्लीटली यहाँ से हटा लेगा और यहाँ पे किसी भी तरीके की बॉम्बिंग नहीं की जाएगी। बट इसके साथ साथ तालिबान से ये प्रॉमिस मांगा जाता है कि वो इन फ्यूचर किसी भी टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं, किसी भी अलकायदा के लीडर्स को, किसी भी दूसरे टेररिस्ट ग्रुप को वो प्रमोट नहीं करेगा। तो ये सब कुछ था अफ़गानिस्तान क्राइसिस को लेकर। 3 पार्ट में हमने इसको पढ़ा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये अफ़गानिस्तान क्राइसिस को लेकर जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हुआ होगा। आई होप सो कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल तक मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।